नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन सेक्शन के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का विषय मुख्यतः पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए विभिन्न कार्यक्रम व सम्मेलन हैं, जैसे कि यूनेप, IUCN, WWF, क्योटो प्रोटोकॉल आदि। तो आइए दोस्तों देखते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन और सम्मेलन। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा संगठन या संस्था है वो है यूनेप, UNEP। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। दोस्तों, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी जो कि केन्या में है। तो ये इसके दो महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए, इसकी स्थापना 5 जून 1972 और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ये कई बार पूछा गया है। बात करते हैं इसके कार्य की। तो इसका कार्य है संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करना। और एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, जो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है वो इसी संस्था अर्थात यूनेप के द्वारा ही दिया जाता है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगली हमारी संस्था है IUCN। ये आजकल बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं संरक्षण संघ। दोस्तों, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय मॉर्गस जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इसके कार्य की अगर हम बात करें तो इसका कार्य है संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करना। तो एक IUCN से संबंधित ये महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो हम कह सकते हैं IUCN। रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो हमें बताना IUCN द्वारा। और ये हमें सभी इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। ये भी बिंदु कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस कलर के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा गुलाबी पृष्ठों पर। आगे देखते हैं। और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। मान लिया कोई जंतु अभी संकटापन्न स्थिति में है तो उसको रेड डाटा बुक में करते हैं, और यदि उसकी भविष्य में स्थिति सही हो जाती तो उसको हम पुनः हरे पृष्ठ पर अंकित कर दिया जाता है। और ये कार्य कौन करता है? IUCN। अगला हमारा संस्था है WWF, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। हिंदी में इसको कहते हैं प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका कार्य यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है तथा इनके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। इसका प्रतीक जायंट पांडा है। जायंट पांडा भी हम लोग जानते हैं कि ये एक संकटापन्न जीव है। अगली हमारी संस्था है IPCC। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया। इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी। अगला हमारा संस्था है WMO।
इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस संघ की स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया और मुख्यालय भी पूछा गया है। अब कुछ हमारी जो महत्वपूर्ण बैठक थी अंतर्राष्ट्रीय, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहली है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में हुई थी 16 सितंबर 1987। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था और यह समझौता 16 सितंबर 1987 को हुआ था। परिणाम स्वरूप 16 सितंबर को वह ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, वह जून की जगह ओजोन होना चाहिए। तो एक यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु आता है सामने कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो हम कहेंगे 16 सितंबर को। अगला हमारा सम्मेलन है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005। इसका मुख्य बिंदु यह था कि इसमें विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाने पर इसमें सहमति बनी थी। फिर अगला सम्मेलन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रियो सम्मेलन। इसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। यह ब्राज़ील में हुआ था और 1992 में, लिखा भी है 1992 ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो नामक स्थान पर हुआ था। तो कई बार ये आता है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डे जेनेरियो भी आ सकता है और ब्राज़ील भी आ सकता है। कब हुआ था, 1992 में। इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु जो था, इसमें सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। ये बिंदु कई बार पूछा गया कि एजेंडा 21 किस बैठक में स्वीकृत हुआ, तो हम कहेंगे रियो सम्मेलन 1992 में। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। अगला हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 11 दिसंबर 1997 को जापान में हुआ था। इसको हम पृथ्वी +5 सम्मेलन भी कहते हैं। यह 11 दिसंबर 1997 को आयोजित हुआ था। अब देखते हैं इसके उद्देश्य की बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर भूमंडलीय तापन को कम करना था। फिर इस सम्मेलन में वर्ष 1990 के ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में 5% कटौती का निर्णय लिया गया। अगला हमारा सम्मेलन है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इसको हम पृथ्वी प्लस सम्मेलन, रियो प्लस सम्मेलन भी कहते हैं। यह 2002 में हुआ था। इसे हम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। इसका अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट था गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति बनी। ये पॉइंट भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला हमारा सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 2004 में हुआ था। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें 12 खतरनाक जैविक कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमति बनी थी। अगला सम्मेलन हमारा है कोपेनहेगन सम्मेलन। यह सम्मेलन डेनमार्क में 2009 में हुआ था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जो कि डेनमार्क में 2009 में हुआ था। और इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20 से 25% तक कटौती का निर्णय लिया था। तो दोस्तों, यह कुछ हमारे महत्वपूर्ण सम्मेलन थे और कुछ संस्थाएं थी जो कि हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका ये चैनल आगे बढ़ सके। थैंक यू।